हाय गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमने लिया है एक्सरसाइज, चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.1, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻⁷। मतलब एक चार्ज की वैल्यू ये है एंड सेकेंड चार्ज की वैल्यू ये है। ठीक है, ये प्लेस्ड है कितने मीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और मीडियम कैसा है, एयर है। तो हमें इन दो मान लेते हैं कि ये दोनों हमारे चार्ज हैं। कैसे हैं, चार्ज हैं। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ये दोनों कैसे चार्ज हैं, आप देख पा रहे हैं कैसे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हैं। और ये दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों सेपरेट हैं, राइट। तो चार्ज की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम। ये क्वेश्चन में गिवन ही है। चलिए अब क्या करते हैं, कूलम्स लॉ जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से फाइंड करते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा। तो F = 1/4 पाई ε0 ε0 जिसको बोलते हैं Q1 Q2/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹। और Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷। और जो ये R है सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर को, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। इसलिए इसमें हमने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। तो 0.30 का स्क्वायर आ गया, R² है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। क्या आएगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो चार्ज हैं, जो ये चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज, इनकी रेडियस जो है, जो स्पेयर हैं, जो ये R1 लिया है, ये इस R की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये बहुत कम होना चाहिए, तभी हमारा कूलम्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है, मतलब इन दोनों चार्जों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए कंपैरिजन देन चार्ज के रेडियस के। क्लियर। आप कहते हैं सेकेंड पॉइंट पे पूछा है कि इन दोनों चार्जों के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सन लगेगा कि अट्रैक्शन लगेगा। तो आपको पता है सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपल्सन फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये रिपल्सन फोर्स कैसा लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। कैसे लाइन, कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन ज्वाइनिंग कर रही है टू द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। जो ये दोनों चार्जेस के बीच में जो सेंटर है, उन दोनों चार्ज सेंटर को सेंटर से मिला दिया जाए तो लाइन ज्वाइनिंग, तो उसी के अलोंग में हमारा रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्लियर। तो कैसे लगेगा, रिपल्सन फोर्स का ये मतलब होता है एक दूसरे को कैसे रिपेल करेंगे। मैं आपको बहुत ही क्लियर वे में और समझा दूँ। देखिए क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दो लाइनिंग ज्वाइनिंग लाइन है। ठीक है। अब इससे जो हमारा फोर्स लगे, इसका इस साइड लगेगा, रिपेल करेगा, इसका इस साइड रिपेल करेगा। तो इसका ये मतलब है कि रिपेल्सन फोर्स, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग में। क्लियर। टू द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, ये जो हैं इसके सेंटर हैं दोनों चार्जेस के बीच में। क्लियर। ये चीज़ें क्लियर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन्स। मतलब ये कह रहा है कि कोई एक स्मॉल स्फीयर है जिसका चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम, किसी ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज ऑफ, जो हमारा दूसरा एक चार्ज है उसकी जो वैल्यू है -0.8 माइक्रोकूलम है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इन दोनों चार्जों के बीच में जो और मीडियम कैसा है, एयर है। तो जो इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेयर। कह रहा है कि हमें बताओ कि दोनों स्पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। सेकंड में पूछ रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट। मतलब जो सेकंड स्पेयर है, सेकंड स्पेयर पर जो चार्ज है, फर्स्ट स्पेयर के द्वारा कितना इसमें फोर्स होगा, ये बताओ। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा चार्ज फर्स्ट Q1 = 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है -0.8 माइक्रोकूलम। क्लियर। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। हमें क्या निकालना है फर्स्ट नंबर में, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेयर। इन दोनों स्पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस R है वो निकालना है। F1 में जो फोर्स लग रहा है वो सेकंड पर, वो कितना लग रहा है,
0.2 न्यूटन, मतलब F1 में जो फोर्स लग रहा है सेकंड के कारण, सेकंड फोर्स के कारण वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। अब क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट पे इसमें कि F2 में कितना फोर्स लगेगा F1 के कारण, तो इसको भी निकालेंगे। तो पता है कि जो हमारा कूलम्स फार्मूला होता है F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमें आर स्क्वायर आर की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसको हमने क्या कर लिया, इधर रख लिया और F को इधर ले गए, तो इतना आ गया। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है एयर में 9 × 10⁻9 होती है, ये तो आपको पता है। Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू माइक्रो में कितने मीटर्स होते हैं 10⁻⁻6, माइक्रो को हमने चेंज कर लिया मीटर में, इसलिए आ गया 0.4 इंटू 10⁻⁻6। और इसी तरह से हमने Q2 को भी हमने मीटर में चेंज कर लिया, इसलिए आ गया 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन F की वैल्यू कितनी दी गई है 0.2। ठीक है, यहाँ से हमारी आर स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, तो आर की वैल्यू ये आ गई। अब ये आर की वैल्यू आ गई, हमने क्या किया इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 12 सेंटीमीटर आ गया, राइट। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट देखते हैं। इसका जो बी पार्ट है कूलम्स लॉ कैसा है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। एक्शन रिएक्शन का मतलब, पेयर का मतलब है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो जो हमारा कूलम्स लॉ है वो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब ये है कि जो दोनों फोर्स लगेंगे वो इक्वल लगेंगे दोनों चार्जेस में, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर। अगर F1 पे 0.2 न्यूटन लग रहा है तो F2 पे भी 0.2 न्यूटन लगेगा, लेकिन जो F2 पर फोर्स लगेगा वो नेगेटिव लगेगा, तो ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, तो टू चार्जेस म्यूचुअली एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द सेकंड चार्ज 0.2 न्यूटन, और ये कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चेक दैट द रेशियो KE² अपॉन GME/MP is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the value of the ratio. What does the ratio signifies? ये कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है इसका ये मतलब कह रहा है कि जो ये रेशियो है इसको चेक करो कि ये डायमेंशनलेस है, मतलब अगर इसका जो डायमेंशन होगा ऊपर वाले का जितना होगा उतना ही नीचे वाले का डायमेंशन होगा, तो एक दूसरे के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पूरे रेशियो का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशनलेस होगा। तो इसको चेक करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो चल देख लेते हैं कूलम्स लॉ से, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर हमने Q1 को इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ पर E² देख पा रहे हैं, और यहाँ पर भी Q1 को भी इलेक्ट्रॉन और Q2 को भी इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए Q1 की जगह E और Q2 की जगह E रखेंगे, तो E × E अपॉन आर स्क्वायर। करिए, यहाँ से हम K की वैल्यू निकालेंगे तो F को नीचे ले जाएंगे, F, ठीक है। तो जब हम इसमें K की वैल्यू निकालेंगे तो FR² अपॉन E.E। यहाँ से F की जो वैल्यू होती है, F की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, R की जो वैल्यू होती है मीटर स्क्वायर होती है, और E × E मतलब कूलम्ब स्क्वायर। चार्ज है ना, यहाँ पर E के रिस्पेक्ट में इसको डिनोट किया गया है, ये चार्ज है। अब क्या है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है = G(m1m2) अपॉन r² होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इस टाइट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा FR² अपॉन m1m2। तो F की वैल्यू होती है न्यूटन, मतलब इसकी यूनिट होती है R मीटर स्क्वायर, और ये kg ऊपर जाएंगे तो kg⁻⁻2 हो जाएगा। क्लियर। अब इनका रेशियो चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे रेशियो, चलिए देखते हैं। KE² की जो वैल्यू है, ध्यान से समझना, जो KE² की जो वैल्यू है वो क्या है, अभी आपने निकाला है KE² की वैल्यू अभी आपने निकाला है, तो कितनी हो गई इसकी KE² की वैल्यू, फर्स्ट वाले की K की वैल्यू अभी कितनी आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब⁻⁻2, तो इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ये E² की जो वैल्यू है वो हमने कूलम्ब के पावर में कूलम्ब के स्क्वायर कर दिया। सेम इसी तरह से G की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2। क्लियर। अब ये kg⁻⁻2 ये हमने रख दिया, ये क्या है ME और MP, मतलब एक बॉडी का मास, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, तो मास हमारा kg में होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, G² कर लिया। ME और MP का आपस में मल्टीप्लाई करके kg² हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी कितनी वैल्यू आई, नो यूनिट आई। जब नो यूनिट आई तो नो डायमेंशन आई, तो ये कैसा है, डायमेंशनलेस। तो कैसे लिखेंगे, एज द रेशियो KE² अपॉन GME/MP हैज़ नो यूनिट्स, सो इट इज़ डायमेंशनलेस, सो इट इज़ डायमेंशनलेस।
क्लियर। अब कह रहा है लुकअप, क्वेश्चन में कह रहा था ना, क्वेश्चन में कह रहा था लुकअप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, कह रहा है कि फिजिकल कांस्टेंट का जो टेबल है उसको लुकअप करो। तो चलिए देखते हैं। के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी ये रेशियो दिया है। आपको पता है कि के की वैल्यू होती है एयर में 9 × 10⁻⁹ और जो ई की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है 1.6 × 10⁻⁹ और इसका स्क्वायर है तो हमने भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻27। क्लियर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2.287 × 10⁻39। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कह रहा है रेशियो सिग्निफाई, क्वेश्चन में कहा है ना ये कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, जो ये रेशियो है वो सिग्निफाई क्या करता है। तो चलिए देखते हैं। जो रेशियो सिग्निफाई करता है वो करता है कि फोर्स, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, हमने राइट कर दिया है। और जो ये फोर्स होगा, ये वाला जो नीचे वाला जो फोर्स होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो फोर्स होगा। तो कैसे राइट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इन दोनों का रेशियो है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए तो ऊपर कितना बचा, के ई स्क्वायर, नीचे कितना बचा जी एम ई एम पी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, अभी आपने देखा था इस पूरे रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी, 2.287 × 10⁻39। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सिग्निफाई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मच मोर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स से। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होंगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप परेशान मत होइएगा, 1 बाय 1 करके हमें हर क्वेश्चन को कवर करूँगी, राइट। 4th नंबर 1.4 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। कह रहा है जो स्टेटमेंट है उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करो। कौन सा स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, कि जो बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन करो। सेकंड में कहता है वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। कह रहा है कि हम क्यों इग्नोर कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं जब माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज की जब बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे, तब हम जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों, ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर का हम आंसर देते हैं। जो फर्स्ट नंबर हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन करो द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q = N.E, एन ही होता है। जहाँ पर जो ये एन है ये 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह से है। अब यहाँ पर है कि जो इलेक्ट्रिक जो ये चार्ज है Q, इस चार्ज की वैल्यू हम केवल फिक्स्ड होती है कि 1.6 × 10⁻⁹ के मल्टीपल्स में ही ले सकते हो। इसको आप हाफ भी नहीं कर सकते हो, 1/4 भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको जो ये एक फंडामेंटल चार्ज होता है, जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू होती है ये एक फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है। इसको आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते हो, इससे ज़्यादा छोटा कुछ होता ही नहीं है। क्लियर। तो अगर आप चार्ज की वैल्यू 1.6 को आपने हाफ किया तो 0.8 आया, तो 0.8 × 10⁻⁻19 को आप नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने उसको क्या किया, उसको भी आपने ब्रेक किया, जबकि वो ब्रेक हो ही नहीं सकता। मतलब उससे नीचे आप 1.6 × 10⁻⁹ के नीचे आप ब्रेक कर ही नहीं सकते हो किसी भी हालत में। ठीक है, आपको 1.6 × 10⁻⁹ के मल्टीपल से लेना है, चाहे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओ, चाहे 3 का मल्टीप्लाई कराओ, चाहे 4 का मल्टीप्लाई कराओ, चाहे जिसका मल्टीप्लाई कराओ, लेकिन उसके मल्टीपल्स में ही जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब अगर इस बॉडी का ये कोई बॉडी है, अगर इससे चार्ज निकलेगा भी ना तो आप सोचो कि हम इससे 0.8 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज यहाँ से निकाल दें तो नहीं निकलेगा। या तो एक चार्ज निकलेगा, या तो 2 चार्ज निकलेंगे, या तो 3 निकलेंगे, मल्टीपल में निकलेंगे, आधे अधूरे नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये चीज़, इसका आंसर ये हो गया।
बी नंबर है इसका, कह रहा है कि अभी बताया वाई कैन बी एन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग द माइक्रोस्कोपिक या फिर लार्ज स्केल। तो जैसे ये मान लो कि ये हमारा कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, चार्ज ये आ रहे हैं, चार्ज ये गेन किया, ये चार्ज बॉडी है, कैसी है, चार्ज बॉडी। तो Q इक्वल्स टू एन, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। अब यहाँ पर E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर आप देख, और ये सॉलिड स्फीयर है, कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। आपने ये चीज़, मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊँ कि चलो मैं इसी में बता देती हूँ, आप परेशान मत होइएगा। देखिए ये जो Q इक्वल्स टू एन ई है, Q इक्वल्स टू एन ई, ये जो n है ये नंबर है, ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, मल्टीपल फॉर्म में होगा, मतलब जो E होगा इसके मल्टीपल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना ये चाहती हूँ कि मान लीजिए कोई ये स्फीयर है, ये कैसा है, सॉलिड है, ये कैसा है, सॉलिड है, और ये है स्फीयर जो कि इसमें गैस फेल है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इस स्फीयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने पास पास होंगे, इतने पास पास होंगे कि हमको कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, पता है, हमको कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास नज़र आएंगे, मतलब इसमें हमको इतना सॉलिड लगेगा कि अगर हम इसके ऊपर खड़े भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे पेपर है, लग रहा है कि ये पार्टिकल से बना है, नहीं लग रहा है ना, प्लेन स्लेट की तरह दिख रहा है, लेकिन अभी इस पेपर्स को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमने क्या कर दिया, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमने इसको रख लिया, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो आप देख पा रहे हो कि एक ये पेपर है, ये स्फीयर है, इसमें पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, लेकिन अगर एक स्फीयर ये है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, पहले के जो प्रिंटर होते थे वो क्या करते थे, एग्जाम्पल में लेते हैं, पहले के प्रिंटर अगर प्रिंट करते थे तो डॉटेड प्रिंट करते थे, जैसे मेरा नाम आरती है तो ऐसे प्रिंट करते थे, ठीक है। तो इनके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखने को मिल रहा है कि हमारा चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है ना, कुछ स्पेस नज़र आ रहा है। अब क्या है, आजकल के प्रिंटर में डॉटेड नहीं है, वो डायरेक्ट दे रहे हैं, मतलब ऐसे, मतलब इन्हीं पार्टिकल्स को हम इतना क्लोज कर दिए कि ये हमें क्या दिखने लगे, एक प्लेन की तरह दिखने लगे, क्या दिखने लगे, एक प्लेन की तरह दिखने लगे। इसका ये मतलब है, मतलब ये है कि अगर n हमारा हाई होगा, नंबर ऑफ ये जो n है ये हमारा अगर हाई होगा तो जो E की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, E मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। जैसे यहाँ पर n हाई होगा तो E की वैल्यू कम हो जाएगी, कम E लगेंगे जब बहुत सारे हमारे नंबर ऑफ जो इंटीजर हैं ज़्यादा होंगे तो E की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, क्लियर, क्योंकि Q इक्वल्स टू एन ही होता है। अब जब n को हम इस तरफ रखेंगे तो Q अपॉन E हो जाएगा, तो E की वैल्यू जब हाई होगी तो तब इसकी वैल्यू कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं 1.5, कह रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। कह रहा है जब एक ग्लास रॉड है, मान लेते हैं कोई एक ग्लास रॉड है, अगर इस ग्लास रॉड से हम क्या करते हैं, ये कोई सिल्क है, इसको रफ करते हैं तो कह रहा है चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ, दोनों में चार्ज अपीयर होते हैं, इसमें भी और इसमें भी। कह रहा है सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड, एक सेम तरह का फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज़, किसी और दूसरी बॉडी जो पेयर ऑफ बॉडीज़ होती हैं उनमें भी ये सेम फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज़ कंसिस्टेंट, कह रहा है एक्सप्लेन करो कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे कंसिस्टेंट करता है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कंजर्वेशन जो चार्ज का कंजर्वेशन का जो लॉ है उससे कैसे कंसिस्टेंट करता है, इसको आप क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो ये तो इस्टेब्लिश फैक्ट है,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कैसा है, एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये दोनों, ये रॉड और ये सिल्क अगर एक दूसरे से रब किए जाते हैं तो मान लेते हैं कि जो रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है उसकी सरफेस पे, और जो सिल्क है उसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट केस देखेंगे कि जो चार्ज होगा वो नो नेट चार्ज होगा। जितने पॉजिटिव चार्ज इसमें आएंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज इसमें आएंगे, क्योंकि ये पेयर ऑफ चार्ज हैं। क्या है, पेयर ऑफ चार्ज है। फाइनल केस में क्या होगा, जब आफ्टर बॉडी चार्ज हो जाती है तब क्या होगा कि जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें हमारे मान लेते हैं कि 9 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसमें मान लेते हैं कि 9 नेगेटिव चार्ज हैं, तो 0 आंसर आया ना इसको कैलकुलेट करने पर। तो नो नेट चार्ज, कैसा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी 1.6 क्वेश्चन नंबर, जो कि ये सारे का सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो परेशान मत होइएगा प्लीज़। और प्लीज़ सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई अगर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।